आज का हमारा टॉपिक है बॉस, लेक्चर नंबर है 21 और ऑफिशियल लेक्चर नंबर 224 है। टॉपिक है हियरिंग ऑफ ए सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो आदेश नंबर 18 है और धारा 138 भी इसके साथ साथ ही स्टडी करेंगे। सबसे पहले हियरिंग ऑफ ए सूट। देखिए, सबसे पहले जो पहला फंडामेंटल राइट है, तो वादी अपने केस की शुरुआत करेगा, वादी अपने केस की बात करेगा और एविडेंस भी वादी ही लाएगा। सबसे पहले वादी का काम है, जब तक प्रतिवादी का कोई विशेष बात ना हो, जैसा कि इसके नियम 1 में कहा गया है, अर्थात प्रोसीडिंग्स और हियरिंग वादी से स्टार्ट होंगे। इसका नियम 3 जो है वो मौखिक बहस के साथ साथ लिखित बहस का भी प्रोविजन करता है। अगर लिखित बहस कोई पार्टी करती है तो उसकी कॉपी जो है दूसरी पार्टी को भी दी जाएगी। अर्थात बहस न्यायालय में मौखिक भी दाखिल हो सकती है, मौखिक भी की जा सकती है और लिखित भी हो सकती है। एक बात आपको और बता दें कि न्यायालय में जो भी कार्य होगा वो खुले न्यायालय में होगा, बंद में नहीं होगा। जब तक कि कोई ऐसी विशेष परिस्थिति ना हो या न्यायालय आदेश न दे, न्यायालय ओपन टू ऑल होंगे। ओपन टू ऑल मीन्स कोई भी आदमी जाए, चुपचाप बैठे, शांति से बेंचे जो कुर्सियां पड़ी हैं उन पर जाके प्रोसीडिंग्स वाच करे, देखे, उसे कोई नहीं रोकेगा। हां, कोई विशेष परिस्थितियां हैं, किसी पर्दानशीन लेडी का बयान होना है कोर्ट में या कोई ऐसी परिस्थिति है, तो कोर्ट के दरवाजे बंद करके वो एविडेंस हो सकती है। अदरवाइज कोर्ट ओपन रहेगी, जजमेंट खुले में सुनाए जाएंगे। तो ये सुनवाई का तरीका है और वादी को लिखित बहस भी दी जा सकती है और अलिखित बहस भी दी जा सकती है और मौखिक तो होती है। मौखिक बहस तो मौखिक ही होती है, लेकिन यदि पार्टीज को लगता है कि हमें लिखित बहस देनी चाहिए, अगर लिखित बहस देंगे तो दोनों पार्टीज को अपनी जो बहस है वो एक दूसरे पार्टी को सर्व करानी होगी, उसकी कॉपी देनी होगी। तो मैं अभी बेयर एक्ट पे नहीं जाऊंगा, बेयर एक्ट तो आप ही देख लेंगे। कुछ मैं ऐसी बातें बताना चाहता हूं, कुछ नियम बताना चाहता हूं जो शायद इसमें ना मिले आपको और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये तो प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने का है। चलिए मैं आदेश 18 का नियम 4(1) पढ़ देता हूं एक बार आपके लिए। आरंभ करने का अधिकार, वाद की सुनवाई को आरंभ करने का अधिकार वादी को है, वादी को दिया जाता है। लेकिन यदि कोई परिस्थिति ऐसी हो, कैसी, अब ये सुने, जबकि वादी द्वारा अभिकथित तथ्यों को प्रतिवादी स्वीकार कर लेता है, जो वादी कहता है उसको प्रतिवादी स्वीकार कर लेता है और यह तर्क देता है कि वादी जिस अनुतोष को चाहता है, जिस डिमांड को वो कर रहा है, उसके किसी भाग को पाने का वह हकदार या तो विधि के प्रश्न के कारण, अर्थात कोई लीगल क्वेश्चन ऐसा इन्वॉल्व है जिससे वादी उसका अधिकार नहीं है, अर्थात वो जुरिडिक्शन वगैरह के पॉइंट्स या लिमिटेशन वगैरह के पॉइंट छेड़ रहा है, या प्रतिवादी द्वारा अभिकथित कुछ अतिरिक्त तथ्यों के कारण नहीं है, और उस दशा में आरंभ करने का अधिकार प्रतिवादी को होता है। अगर कोई वादी ये तो कहता है, प्रतिवादी ये कहता है कि जी सारी बात ठीक है इसकी, लेकिन ये लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो प्रतिवादी स्टार्ट कर सकेगा, अदरवाइज वादी ही वाद के बारे में अपनी कार्रवाई प्रारंभ करता है। या एविडेंस के विषय में भी यही है कि एविडेंस वादी ही पहले दाखिल करता है। इसका नियम दूसरा नियम क्या कहता है? स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस ऑन द डे fixed for the hearing of the suit or any other day to which the hearing is adjourned, the party having the right to begin shall state his case and produce his evidence in support of the issue which he is bound to prove. तो जैसा कि नियम 1 में बताया, वो भी कहता है कि पार्टी जो है सबसे पहले स्टार्ट वही करेगा, वादी है। नंबर 2, द पार्टी अदर पार्टी सेल देन स्टेट हिज केस एंड प्रोड्यूस, और प्रतिवादी उसके बाद में
अपना केस को बताएगा और अपनी एविडेंस को स्टार्ट करेगा। और मे देन एड्रेस द कोर्ट जनरली ऑन द होल केस, और उसके बाद में सारे केस के बारे में बताएगा, बहस करेगा। द पार्टी बिगिनिंग मे देन रिप्लाई जनरली ऑन द होल केस, और वो अपने सारे उसका उत्तर दे सकेगा। प्रारंभ करने वाला पक्ष का साधारणतः पूरे मामले के बारे में उत्तर दे सकेगा, प्रश्न उत्तर का। और इसका जो उपनियम 3A है, पहले 3A दे दिया, 3 नीचे दिया है। कोई पक्षकार किसी मामले में मौखिक बहस कर सकेगा, और वो मौखिक बहस यदि कोई समाप्त करने से पहले न्यायपालिका, यदि न्यायालय ऐसा अनुज्ञात करे, अपने मामले के समर्थन में संक्षिप्त रूप से और सुस्पष्ट शीर्षों के अधीन लिखित बहस प्रस्तुत करेगा। अर्थात यदि न्यायालय कहता है कि भाई लिखित कर दे, वैसे तो मौखिक होगी बहस, अगर वो कहता है तो लिखित भी पेश कर सकता है, लेकिन ऐसी लिखित बहस को एक प्रति विरोधी पक्षकार को दी जाएगी। ये बहसों के लिखने पढ़े होगा देने का मामला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम उस पर आते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस द एविडेंस। साक्ष्यों का लेखबद्ध किया जाना, ये तो मैंने था, ये बता दिया आपको। अच्छा, ये और थोड़ा सा यहां बता दूं आपको। पहले जब गवाह को पेश किया जाता है तो पहले होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। जब उसका बयान पूरा हो जाता है गवाह का, तो उस गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन करती है दूसरी पार्टी, प्रतिवादी। इसी तरीके से उसके बाद अगर जो पार्टी जिसे गवाह को बुला कर लाई है वो गवाह हॉस्टाइल हो जाता है या कोई ऐसी बात होती है, तो उसका री एग्जामिनेशन कराया जा सकता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, ये 3 स्टेजेस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की रहती हैं। तो ऐसी पहले वादी करेगा, प्रतिवादी करेगा, दोनों को एक दूसरे के विटनेसेस से क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के राइट्स होंगे। अब जरा सा यहां मैं साक्ष्यों को लेखबद्ध किए जाने के सिस्टम के बारे में, एक्चुअली क्या हुआ, 2002 में अमेंडमेंट आ गया। तो सीपीसी में एविडेंस लिखने के तरीके में कुछ तब्दीली की गई। उस तब्दीली को मैं जरा यहां आपको बताने की कोशिश करता हूं, जरा सा आप उसे सुन लें। प्रत्येक मामले में साक्षी की विटनेस की अर्थात गवाह की मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पर होगी। उसकी प्रति विपक्षी को दी जाएगी, लेकिन यदि शपथ पत्र के साथ दस्तावेज पेश किए हैं तो उसकी ग्राह्यता न्यायालय के आदेश से अध्याधीन होगी। नंबर 1 बात कि आपको जो भी अपना मुकदमा, आप वादी हैं या कोई भी गवाह है आपको न्यायालय में कुछ कहना है, कहिए, लेकिन आपको एक एफिडेविट पर आप जो भी न्यायालय से कहना चाहते हैं एक एफिडेविट बनाएंगे, उस एफिडेविट को न्यायालय में दाखिल करेंगे और उसकी प्रति दूसरी पार्टी को दे देंगे। ये तरीका है। अब जो है एफिडेविट में आपको अपनी एविडेंस लानी होगी, वो एविडेंस पे आ जाएगी साहब आपकी। उसके बाद में दूसरी स्थिति आएगी, अगर आप उस एफिडेविट के साथ कोई दस्तावेज लगाते हैं, क्योंकि दस्तावेज पेश करने का नियम यह है कि दस्तावेज आपको इनिशियल स्टेज पे पेश करने होते हैं, या तो वाद पत्र के साथ लगाएं या जब पहली हियरिंग थी तब लगाएं। इस स्टेज पर अगर पेश कर रहे हैं तो न्यायालय की अनुमति लेना आपको जरूरी होगा। नंबर 1 बात तो इसको ध्यान रखें। यह अमेंडमेंट है लेटेस्ट 2002 के। लेटेस्ट तो कहां है, बहुत सारे साल हो गए। क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन के लिए गवाह को बुलाया जाएगा न्यायालय में। तो क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा, या किसी केस में कमिश्नर नियुक्त किया गया है तो कमिश्नर द्वारा भी, कमिश्नर के समक्ष भी ये क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन हो सकते हैं। तो पहली एविडेंस न्यायालय के सामने, जिसे एग्जामिनेशन चीफ कहते हैं, एफिडेविट के रूप में लाई जाएगी। कमिश्नर द्वारा ली गई साक्ष्य, अगर कमिश्नर के द्वारा कोई एविडेंस ली गई है तो रिपोर्ट कमिश्नर सहित
न्यायालय में पेश की जाएगी। कमिश्नर साहब अपनी पूरी रिपोर्ट, कमिश्नर क्या होता है ये अभी आगे आगे जब आएगा चैप्टर, कमिश्नर क्या होता है। कभी कभी कोई गवाह ऐसा होता है जो बुजुर्ग होता है अब, या बीमार होता है, या कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि उस आदमी को न्यायालय में नहीं पेश किया जा सकता, तो ऐसे में कमिश्नर अपॉइंट करा जाता है। वो जब कमिश्नर का टॉपिक आएगा तो मैं आप उसको बताने की कोशिश करूंगा। तो कमिश्नर द्वारा ली गई साक्ष्य रिपोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के सहित ही पेश की जाती है। ऐसी रिपोर्ट एवं साक्ष्य 60 दिन में प्रेषित करनी होती है। यदि कमिश्नर ने कोई रिपोर्ट, किसी गवाह का कोई बयान लिया है न्यायालय के आदेश के तहत, तो उसको 60 दिनों में मैं रिपोर्ट के पेश कर देना चाहिए। कमिश्नर द्वारा साक्षी के हाव भाव आदि के बारे में टिप्पणी की जा सकती है। अगर कमिश्नर कोई गवाही लिखने किसी लिए कहीं न्यायालय ने कहीं भेजा है, तो कमिश्नर को उसके डेमिनर के किसी प्रश्न को सुनकर वो रोने लगा, हंसने लगा या गुस्सा हो गया, तो ये डेमिनर कहलाता है। दैट इज कॉल्ड डेमिनर। ये इंपॉर्टेंट होता है। ये आप जब एविडेंस कराएंगे, एविडेंस करेंगे, तो एविडेंस में आप समझेंगे कि डेमिनर कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो डेमिनर भी नोट कर सकता है कमिश्नर, और न्यायालय भी कर सकता है। कमिश्नर का पैनल उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय द्वारा तैयार किया जाएगा। कौन व्यक्ति कमिश्नर होगा, कौन व्यक्ति को कमिश्नर बनाया जाएगा, इसको जिम्मेदारी या तो हाईकोर्ट पर है या जिला न्यायाधीश के साहब के ऊपर है। कमिश्नर का व्यय न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जाए। कमिश्नर को कितने पैसे दिए जाएं और वो क्या क्या करेगा, ये सब न्यायालय के द्वारा निश्चित किया जाएगा। नंबर 8, कमिश्नर की कार्रवाइयों पर आदेश 26 के नियम 16 के 17, 18 के उपबंध लागू होंगे। कमिश्नर के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसके संबंध में जो आदेश 26 है उसके नियम 16 के 17 और 18 के उपबंध लागू होंगे। तो ये हमारा पार्ट ये था कि पहला तो हमने ये बताने की कोशिश की कि वाद का प्रारंभ या वाद में एविडेंस नियम 1 और 2 के तहत वादी लाएगा, और कुछ विशेष बातें हो तो प्रतिवादी भी ला सकता है। बहस लिखित हो, मौखिक होगी। यदि न्यायालय चाहे तो लिखित बहस के लिए भी आदेश कर सकता है, या पार्टीज लिखित बहस, और सारी की सारी न्यायालय की कार्रवाई खुले कमरे में होंगी। बंद में कुछ परिस्थिति व इस विशेष पर जब न्यायालय आदेश थे तो कमरे के गेट बंद करे जाएंगे, अदरवाइज गेट खुला रहेगा। तो यह सुनवाई का मेथड था, और यह है कि एविडेंस कैसे ली जाएगी। तो प्रत्येक एविडेंस जो है न्यायालय के अंदर एफिडेविट पे ली जाएगी। पहली बात, कौन सी एविडेंस ली जाएगी? एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, अर्थात गवाह की मुख्य परीक्षा शपथ पत्र के माध्यम से होगी। मैं तो कहता हूं क्रिमिनल कोर्ट में भी ऐसी हो जाना चाहिए। बहुत टाइम खराब होता है, एक बार चीफ कराओ फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, बहुत टाइम खराब होता है और कन्फ्रंटेशन क्रिएट होती है। टॉपिक लंबा है, थोड़ा सा तेजी से खींचेंगे तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं। अभी ये मैंने आपको बताया एविडेंस रिकॉर्ड होने का तरीका जो आगे दिया था, और फिर पार्टीज को, गवाहों को न्यायालय में बुलाया जाएगा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए और री एग्जामिनेशन के लिए, और कमिश्नर की पावर बताई, और कमिश्नर के पैसे कौन तय करेगा, कमिश्नर अपॉइंट करने की पावर किसकी होगी, सारी आपको मैंने बता दी। अब बात ये होती है कि जिन मामलों में अपील होनी होती है, अपील योग्य मामले में साक्ष्य लेने की रीतियां आदेश 18(5) में बताई गई हैं। आदेश 18 नियम 5 में कि ये सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स हम पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ये हम आदेश 18 के तहत ही इनकी स्टडी कर रहे हैं। तो आदेश 18 इज रिगार्डिंग हियरिंग ऑफ पार्टीज एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन द कोर्ट है। 18 में जो नियम दिए गए वो आदेशों, उन्हीं आदेशों का जिक्र हम इसमें करेंगे, और जो मेन है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, नंबर 1 बात, अपील योग्य मामलों में साक्ष्य की लेने की रीति।
एविडेंस न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। स्वयं न्यायाधीश द्वारा अपनी उपस्थिति निर्देशन में लिखवाया जाएगा। टाइप न्यायाधीश के द्वारा लिखाए जाने पर होगा, अर्थात न्यायालय के डिक्टेशन पर टाइपिंग होगी। न्यायाधीश की उपस्थिति में न्यायालय की भाषा में किसी यंत्र द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। आप बात की समझने की कोशिश करो। न्यायालय लिखवाएगा अपनी लैंग्वेज में, स्वयं न्यायाधीश की उपस्थिति में होगा, निर्देशन में होगा और टाइप कराया जाएगा, मशीन पर टाइप कराया जाएगा। 18(5) कहता है। और न्यायालय की भाषा वैसे मैक्सिमम इंग्लिश है, समझ ले आप, अधिकतर अंग्रेजी है जी, सुन लो आप सब। नहीं तो अभी पता लग जाएगी। 18(6) साक्ष्य यदि अन्य भाषा में लिखा गया है, अन्य भाषा में लिखा गया है, लेकिन जो गवाह है उसकी भाषा दूसरी है, वो ऐसी स्थिति में एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद वो एविडेंस गवाह की भाषा में रूपांतरित करके पढ़ के सुनाई जाएगी और बोलकर बताया जाएगा कि भैया तेरे गवाही में हमने ये लिखा है, और न्यायालय के सामने होगा ये सब काम। अर्थात दोनों पार्टीज के वकील होंगे और कहेंगे कि हाँ जी यही भाषा में लिखा है। अब भिन्न भाषा बता दूंगा कौन सी होगी। 18(7) नियम 7 की बात कर रहा हूं। धारा 138 में लिखा गया साक्ष्य, अर्थात अंग्रेजी में लिखा गया साक्ष्य की बात कर रही है। धारा 138 सीपीसी अंग्रेजी की बात करती है। मैं आपको पढ़ देता हूं धारा 138। हाईकोर्ट पावर्स टू डायरेक्ट रिगार्डिंग द एविडेंस, हाईकोर्ट पावर टू डायरेक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन इंग्लिश। भारत बहुत बड़ा देश है, सैकड़ों भाषाएं लिए हुए देश है। इंग्लिश एक इसकी एक सर्वमान्य भाषा है जो सारी हाई कोर्ट्स में, सारी ओनली सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के अधिकारियों में अंग्रेजी में ही बातचीत होती है और अंग्रेजी में ही काम होता है। और मैं आपको अपनी बताना चाहूंगा कि दिल्ली में मैंने कभी हिंदी में काम होते नहीं देखा। मैंने 30 साल दिल्ली सर्विस की है। ओनली इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। कोई मना नहीं करता कि आप इंग्लिश में काम ना करें, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस मैक्सिमम 99% इंग्लिश में ही होती है। 99% क्या 100% की बात करो, 1% का मैंने गैप दे दिया आपको, है नहीं वैसे। धारा 7 कहती है, आई एम सॉरी, रूल 7 ऑफ 18, आदेश 18 का रूल 7 क्या कहता है। धारा 138 में लिखा गया साक्ष्य, अर्थात 18(5) में विधि रूप से होगा। तो 18(5) में अपील वाला सिस्टम बताया। अपील वाले केसेस में अंग्रेजी में लिखने के लिए कह रहा, पढ़कर सुनाया जाएगा, हस्ताक्षरित होगा और उसका भाषांतरण जैसा 18 नियम 6 में कहा गया उसके अनुसार होगा। 8वां रूल, जहां साक्ष्य स्वयं न्यायाधीश द्वारा नहीं लिखा जा रहा है, वह न्यायाधीश उस साक्ष्य के सार को ज्ञापन तैयार करेगा। यदि न्यायालय खुद नहीं लिख रहा और लेकिन बैठा है वहां पे, तो उसका सब्सटेंस अपने आप तैयार करेगा, उसको लेखबद्ध करेगा और दस्तखत करेगा, जो कि साक्षी द्वारा दिया गया है कि भाई साक्षी द्वारा है, तो उस पर दस्तखत करेगा, ज्ञापन तैयार करेगा। 9वां नियम, सबकी अनुमति से इंग्लिश में साक्ष्य लिखा जा सकेगा यदि दोनों पार्टीज तैयार हैं। देखिए एक्चुअली क्या है इंडिया में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो मुकदमेबाज हैं उन्हें अंग्रेजी आती नहीं, और स्टेटों के अंदर जो लोग पार्टी से मुकदमेबाजी हैं, वो लोग जो आते हैं वो आधे अनपढ़ आधे पढ़े लिखे। तो दिक्कत क्या हो रही है कि, लेकिन भाषा क्या है, हमने अब हम मान लो एक जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट बैठा दिया, सॉरी मैं क्या बैठा सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे। अब सुप्रीम कोर्ट के जज डिफरेंट स्टेट से आते हैं, और भारत में है 150-200 भाषा है,
सारी भाषाएं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जानेंगे नहीं। 5 भाषाएं, 4 भाषा जान सकते हैं, 7 भाषाएं जान सकते हैं, 2 भाषाएं जान सकते हैं अधिकतर। तो इंग्लिश एक ऐसा माध्यम रखा गया है जिसमें अधिकतर काम चलता है, चल रहा है भाई, चल भी रहा है, मैं क्या कह रहा हूं, चल रहा है। तो आप मान के चले कि अंग्रेजी में भी अब जैसी डिस्ट्रिक्ट से ऊपर फाइल चलेगी अंग्रेजी में चलेगी, बस मैं आपको बता रहा हूं। बस आप मानना या मत मानना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अंग्रेजी प्रमोट करना चाह रहा हूं, मैं खुद वीडियो बना रहा हूं हिंदी में। अगर मेरी इतनी बहुत अच्छी अंग्रेजी होती तो मैं क्यों ना बना देता, मैं भूल के ना बना था। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि आप अपनी अंग्रेजी को भी मजबूत रखें। हाँ, पीछे रहना तो मत करो भाई। नेक्स्ट 18, जहां साक्ष्य स्वयं न्यायाधीश द्वारा नहीं लिखा जा रहा है वहां न्यायाधीश उस साक्ष्य के सार का ज्ञापन तैयार करेगा, मेमोरेंडम, सब्सटेंस तैयार करेगा। 9, सबकी अनुमति से इंग्लिश में लिखा जा सकता है, अगर दोनों पार्टीज तैयार हो तो इंग्लिश में लिखा जाएगा। 10, नियम 10, न्यायालय स्वयं प्रेरणा से विशेष कारण न होने पर, आपत्ति न होने पर विशेष प्रश्न व उसके उत्तर को लिख सकेगा। यदि कोई विशेष प्रश्न पूछा जाता है एग्जामिनेशन चीफ में, और क्रॉस एग्जामिनेशन में, और कोई पार्टी आपत्ति नहीं करती तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ये पूरे मेथड्स हैं, सुन लें आप, बहुत काम के हैं ये। रूल 11, प्रश्न में उत्तर पर आपत्ति करने वाला। देखिए, आपने पूछा तेरे पिताजी का क्या नाम है, दूसरे व्यक्ति ने आपत्ति कर दी, दूसरे पर्सन ने आपत्ति कर दी, तो यह लिखा जाएगा कि कौन से पक्षकार ने आपत्ति की, ऐसा लिखा जाएगा। कोई क्वेश्चन आपने पूछा तो उसके ब्रैकेट में एकदम लिख दिया जाएगा ऑब्जेक्टेड टू बाय द डिफेंस काउंसिल, नाम लिख दिया जाएगा। जब ऑब्जेक्टेड टू बाय द डिफेंस काउंसिल आ जाएगा मतलब विरोधी ने मना किया है। अगर बहुत सारी पार्टी है तो नाम ऑब्जेक्टेड टू बाय द सच एंड सच, रेस्पोंडेंट नंबर 1 और एडवोकेट ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 1, इस तरीके से ऑब्जेक्शन में नाम आना चाहिए या किसने किया है। रूल 12, डेमिनर, भाव मुद्रा, किस भाव मुद्रा में गवाही दे रहा है, द कोर्ट कैन रिकॉर्ड सच टाइप ऑफ डेमिनर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन चीफ, ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन इन स्टेटमेंट आल्सो। नियम 13, अपील योग्य न होने पर साक्षी के साक्ष्य का ज्ञापन तैयार कर सकेगा। अगर अपील योग्य होगा तो अपील योग्य में तो हमने ये नियम बताए आपको, 18(5) नियम 5 में का जो सिस्टम है उससे लिखे जाएंगे, अदरवाइज उसका सब्सटेंस भी तैयार किया जा सकता है। कोई विटनेस को रिकॉल करने की भी पावर है, विटनेस नहीं हो पाया, रिकॉलिंग ऑफ विटनेस नियम 17 में बताए गए हैं। नियम 17 में रिकॉलिंग ऑफ विटनेस बताई गई है। 17 ये कहता है कि भाई जो स्टेज पर विटनेस आना चाहिए था उसी स्टेज पर आना चाहिए, देरी करने पर यह लिखा है एट एनी स्टेज विद इन विटनेस प्रस्तुत करने की अनुमति न्यायालय दे सकेगा किसी कारण से साक्षी पेश होने पर देरी की स्थिति में। लेकिन अब यह नियमावली जो है हटा ली गई है, अर्थात भैया अपने टाइम पे ही विटनेस पेश करो। अभी देख लो, निकाल के दिखाता हूं तुम्हें। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको हटा दिया गया है। ऐसे साक्ष्य को पेश किया जाना जिसकी सम्यक तत्परता होते हुए भी पहले जानकारी नहीं थी और जो पेश नहीं किया जा सकता था। सिविल प्रक्रिया संहिता 1999 की धारा 27 द्वारा से इसका लोप कर दिया गया इस सेक्शन का, तो इसे 17 को भूल जाओ। 18, इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी न्यायालय द्वारा की जा सकती है एट एनी स्टेज और निरीक्षण का ज्ञापन तैयार करेगा। न्यायालय की पावर है, यदि न्यायालय चाहे तो पार्टीज के आवेदन पर किसी भी प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन कर सकता है यदि उन्हें लगता है कि न्याय निर्णय के लिए यह जरूरी है। तो यह है 18 का नियम 18। 19, कमीशन द्वारा आदेश 26 नियम 4 के अधीन साक्षी के कथन लेखबद्ध करने की अनुमति देना यदि न्यायालय उचित समझे।
यदि न्यायालय को लगता है कि किसी विटनेस की एविडेंस, यदि वो बीमार है, घर से नहीं आ सकता, या ऐसी परिस्थितियां हैं जो उसका आना असंभव है, तो आदेश 26 के तहत कमिश्नर के द्वारा भी रिकॉर्ड कराया जा सकता है। धारा 138 कहती है कि हाई कोर्ट के लिए जितनी भी एविडेंस तैयार की जाएंगी वो अंग्रेजी में होंगी। हाई कोर्ट ऐसी डायरेक्शन दे सकता है। यहां मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा। 18 को मैंने नियम 18 को मैंने बताने की कोशिश की है, लेकिन एक बार फिर भी मैंने तो आपको एक गाइडलाइंस ही देता हूं। इसकी हर पंक्ति कमेंट्री से पढ़ने योग्य होती है, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश करता हूं जो बेसिक चीज है वो मैं आपके दिमाग में ला देता हूं। बहुत एक्सपर्टाइज डिस्कशन नहीं है मेरा। ये एक्सपर्टाइज से तो ये होता है कि मैं एक, जैसे ये पकड़ूं 18-12 आदेश 18-12 डेमिनर भाव मुद्रा। अब मैं इसको कम से कम 25-30 मिनट आपको एक्सप्लेन करूं, वो कब होगा? जब मैं आपको डिफरेंट मुनीर की कमेंट्रीज, सरकार की बुक्स, इन बुक्सों से कमेंट्रीज से मुनीर की, इन सब से मैं स्टडी करके और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और वो बता के सब लाऊं, तो उसमें क्या होगा? फिर बात ये, इस स्टेज पे आप इतना नहीं समझ पाएंगे, और आपको जो बातें पता आ जानी चाहिए, जो आपके जहन में आनी चाहिए, वो भी रह जाएंगी, क्योंकि इतने सारे वीडियो बनाना पॉसिबिलिटी नहीं होता। क्योंकि इसका हर टाइप, जैसे 18 का 12, 18 का 13, 18 का 17, 18 का 18, इनके ऊपर तो एक एक किताब लिख दी जा एक्सपर्ट होने के लिए। तो यहां हम आपको स्टूडेंट तैयार करने के उद्देश्य से इनको बता रहे हैं। तो मैंने बताने की कोशिश की, ये था हमारा आदेश 18। इसके अंदर ये बताया गया है कि गवाहों की गवाही कैसे ली जाएगी। दोबारा रिपीट करता हूं, 2002 के मुताबिक, अमेंडमेंट के मुताबिक, एविडेंस एग्जामिनेशन चीफ जो होगा वह एफिडेविट पे आएगा। दूसरी पार्टी के क्रॉस के लिए फिर गवाह को पेश किया जाएगा और उसका री एग्जामिनेशन हो सकता है। कमीशन पर भी भेजा जा सकता है, कमीशन के द्वारा भी गवाही की गवाही हो सकती है। यदि किसी को कोई आपत्ति है प्रश्नों के ऊपर, तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है और उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में कोशिश ये होगी कि गवाही उसी भाषा में हो जिसमें गवाह गवाही दे रहा है, लेकिन अगर कोई परिस्थिति ऐसी है तो अंग्रेजी में होनी चाहिए। अंग्रेजी में भी दोनों पार्टी चाहे तो अंग्रेजी में हो सकती है, लेकिन धारा 138 में यदि हाई कोर्ट चाहे, हाई कोर्ट जाने वाली प्रत्येक कार्रवाई के लिए अंग्रेजी में रिकॉर्डिंग होगी। प्रॉपर्टी या विषय वस्तु को इंस्पेक्शन का राइट कोर्ट का भी है, और कोर्ट जाके मौका वारदात पर भी इंस्पेक्शन कर सकती है। कमिश्नर द्वारा भी इंस्पेक्शन कराया जा सकता है। आदेश 26 में कमिश्नर की व्यवस्था की गई है, और इससे आगे कमिश्नर का जब आएगा तो मैं कमिश्नर में आपको सारी की सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। 18 कोई विटनेस अगर दोबारा वापस बुलाना है तो नियम 17 के तहत उसको वापस भी बुलाया जा सकता है। तो ये आज हमारा टॉपिक था, आदेश 18, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड आर्गुमेंट ऑफ पार्टीज, रिटन और ओरल। तो मैं समझता हूं कि समझ में आया होगा। धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहा हूं, 30 मिनट में जितना खींच सकता हूं खींचता हूं, और उतना मटेरियल आपको देना चाहता हूं कि जो आपके लिए काम आ सके और आपको फायदा पहुंचा सके। टॉपिक लंबे होते हैं क्योंकि, और मैं ये ना सोचें कि, और मैं तो ये कहूंगा, ये तो मेरा काम क्या है, आपके जहन में एक बार बात को सेट करके बैठा देने का। बाकी परिश्रम करना आपका भी काम है, किताबों को कंसल्ट करना चाहिए। लेक्चर से क्या होता है कि लेक्चर से आपके जहन में आपको पका पकाया मटेरियल मिल जाता है। किताब में से क्या आपको ढूंढना पड़ेगा, 50 पेज ढूंढेंगे तो 5 पेज मतलब के होते हैं, क्योंकि किताब तो डिस्क्रिप्टिव लिखी जाती है और उसमें जो सार की बातें होती है वो एक ही होती है। अब मान लो वाली क्रॉस एग्जामिनेशन है। अब हमने बताया कि 3 स्टेज होती हैं। एग्जामिनेशन चीफ एफिडेविट पे होगा,
क्रॉस एग्जामिनेशन न्यायालय के समक्ष होगा और री एग्जामिनेशन न्यायालय के समक्ष होगा। एविडेंस की रिकॉर्डिंग के लिए कमिश्नर भी जा सकता है। अब आप इसको पढ़ेंगे तो कमिश्नर 20 पेज में आएगा। तो कोशिश है हमारी बस। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।